Once again, welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching Bihar Today. So in this video, we are going to discuss semester 6 जूलॉजी प्रैक्टिकल एंड वन शॉट वीडियो में मैं पूरी आपकी जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रैक्टिकल का आपका सिलेबस है, ये बेसिकली पीडीएफ है जिससे कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड ये जो पीडीएफ है बिल्कुल एज आपके जो गाइडलाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। जो एक्सपेरिमेंट आपको दिए जाएंगे उसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में रखा है। बाकी जितनी भी स्पॉटिंग एंड सेटअप्स है वो जस्ट मैंने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बनाया। जैसे जो स्पॉटिंग वाली पार्ट है उसमें आपको बेसिकली क्या दिखाया जाता है, स्पॉट दिखाए जाते हैं, या तो आपके माइक्रोस्कोप में परमानेंट स्लाइड से लगा दिए जाएंगे या फिर बाय फिगर आपको दिखाया जाएगा प्रोजेक्टर पे। तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है, रफली डायग्राम बनाना होता है एंड कमेंट्स लिखने होते हैं उस पे। तो सिर्फ उतना ही चीजें मैंने इंक्लूड की है। जैसे यहाँ पे स्प्लीन 3 आपके माइक्रोस्कोप में लगा के दिखा सकते हैं, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड। यही बेसिकली आपके परमानेंट जो स्लाइड होते हैं ना, वही आपके सिलेबस में पढ़ना है। बाकी आपको प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे बाकी चीजें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्प्लीन की आइडेंटिफिकेशन, लेवल डायग्राम यहाँ पे आप सिंपल वाला मैंने रखा है ताकि आप इसे बना सकते हो इजीली। अगर थाइमस का, एंड ये इस तरीके का आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। फिर थाइमस एंड लिम्फ नोड है, तो यहाँ पे लिम्फ नोड का इजीली आप डायग्राम बना सकते हो। मैंने इतना सिंपल वाला डायग्राम यहाँ पे लगाया है। एंड ये बेसिकली पूरी पीडीएफ आपकी है जहाँ पे सारे प्रैक्टिकल, स्पॉटिंग, एक्सपेरिमेंट आपके इंक्लूड है। तो आप इस पीडीएफ को सिमिलरली ले भी सकते हो। एंड इसे लेने के लिए आपको मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा जहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड वहां पे आपको लिखना होगा कि सेमेस्टर 6 जूलॉजी प्रैक्टिकल की पीडीएफ मुझे चाहिए। एंड ये जो पीडीएफ होने वाली है वो बेसिकली पेड रहने वाली है, क्योंकि इसे प्रिपेयर करने के लिए मैंने अलग से प्रिपेयर किया है। एंड इसमें काफी टाइम लगे हैं। सिमिलरली मैं आपको वीडियो में पढ़ा भी रहा हूँ। एंड यही एक बेसिकली जब आप पीडीएफ परचेस करते हैं तो यही मेरे लिए भी एक सपोर्ट होती है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली। वरना आपको पूरे यूट्यूब पे इस डोमेन में कहीं भी आपको वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, ना ही आपको प्रॉपर चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें मिलती है। सो आई होप कि आप मेरी टाइम्स एंड हार्डवर्क की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें एंड जिन्हें भी जरूरत हो वो ले सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए जिन्होंने एक भी प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए हैं एंड वो चाहते हैं कि एग्जाम से जस्ट एक्सटर्नल प्रैक्टिकल से पहले उनकी सारी जो प्रैक्टिकल है वो कवर हो जाए, चीज़ें उनको याद रहे और अच्छे से प्रैक्टिकल निकल जाए। सिमिलरली ये आपके लास्ट सेमेस्टर भी कई लोगों के लिए होने वाली है, कई लोग 4th ईयर भी करेंगे। तो ये पीडीएफ है आपका। एंड सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, एंड उसके बाद गाइडलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है सेमेस्टर 6 जूलॉजी का, एंड सिर्फ इतना ही सिलेबस है आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 जो है वो स्टडी करना है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। ये आपके स्पोर्टिंग वाला पार्ट है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड। अगेन ये आपके थ्रू स्लाइड्स या फोटोग्राफ दिखाए जा सकते हैं। टू स्टडी मेनली आपके वो स्लाइड लगा देंगे माइक्रोस्कोप में एंड वही देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन टू स्टडी हिमेटोपोइसिस एंड रोल ऑफ सेल इम्यून, ये अगेन आपका फ्लो चार्ट से स्टडी करना थियोरेटिकल पोर्शन है। एंड स्टडी वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स यूजिंग लिशमन्स एंड जिम्सा क्रिस्टल वायलेट स्टेन ब्लड स्मीयर, तो ये आपको परफॉर्म करने के लिए आ सकती है। देन सेल काउंटिंग वायबिलिटी टेस्ट, ये भी आपको परफॉर्म करने के लिए आएगी। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे रैट, मॉस एंड अदर स्पीसीज लिखा है, लेकिन अब क्या है कि लैब्स में डाइसेक्शन करना या फिर किसी भी काइंड ऑफ एनिमल्स किलिंग या फिर उसके ये करना वो बंद है। तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियली ही वो दे देंगे, वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा कि वो काइंड ऑफ आपको एक पेपर देंगे, उसमें ऑलरेडी 4 सेक्शन बने होते हैं एंड उसमें सेल्स ड्रॉ होते हैं, लाइव एंड डेड सेल। तो उसी में से आपको ऑब्जर्व करके आपको एक टेबल बनाना है एंड देन फिर काउंट कर लेना है, जस्ट फॉर्मूला लगा के और वैल्यू पुट करके कर लेना। वो भी मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपका एवीओ ब्लड ग्रुप। ऑलरेडी आपने जेनेटिक्स में सेमेस्टर 2 अगर आपको याद हो तो ये आपने किया होगा, जिसमें कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन सीरम हम डाल के अपना ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ऑक्टोलोनी, ये डबल इम्यूनो डिफ्यूज मेथड है, ये बेसिकली आपके सेटअप में पूछा जा सकता है। ये आपको परफॉर्म करने के लिए नहीं आएगा। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ये आएगा तो कैसे करेंगे, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिकल होती है। इसके लिए इवन ओवरनाइट आपको स्लाइड को रखना होता है, कल आओगे तब जाकर उसमें वो ऑब्जर्व होती है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेटअप वाला मैं आपको इतना अच्छा से बता दूंगा, सेटअप, स्पॉटिंग, एक्सपेरिमेंट, कि आप चीजें भूलोगे ही नहीं। देन प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हट सिलेक्शन, अभी आप पढ़ोगे तो कई चीजें आपको नया लगेगा, जैसे ये ऑक्टोलोनी वाला हो गया या प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हट सिलेक्शन, ये सब क्या होता है। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूँ
उसमें एक तो मैं काफ़ी सिंपल रखता हूँ सारी चीज़ों को, जिसमें आपको ईजिली समझ में आ जाता है कि एंड काफ़ी रिलेटेबल में करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने कई वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पहले देख लिए थे कि किसी ने सिमिलर जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ कहीं ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। तो काफ़ी कुछ देखने के बाद कहीं भी ऐसा ऑर्गेनाइज वे में नहीं था वीडियो, तब जाके मैंने ये वीडियो फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड कई लोगों ने पढ़ाया भी है, बट वो वही है कि पूरा इंग्लिश में एंड काफ़ी मतलब ऐसा लगता है उनका फील नहीं आता है, बस आप सुन रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है। डेमोस्ट्रेशन ऑफ एलाइजा, डेमोस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रोपोरेसिस, FACS, RIA एंड लास्ट में आपका प्रोजेक्ट है जो कि मे बी आप विजिट किए होगे या नहीं किए होगे, ये मुझे कमेंट में बता देना। हमने तो कोई विजिट नहीं किया, सिलेबस भी खत्म हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड बस यही था कुछ कहानी। कभी भी बहुत मुश्किल से ही पूरे, मैं कह रहा हूँ कि पूरे लाइफ साइंस 3 साल निकालने के बाद बहुत ही मुश्किल से शायद शायद क्या कोई भी लेबोरेटरी विजिट नहीं कराई गई है हमें। तो ये काफ़ी दुख की बात है कि एक्चुअल में BSc में ये हालत है। मतलब विजिट तो करा दो कहीं एटलीस्ट। रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी, मैंने खुद JNU की रिसर्च लैब ज्वाइन किया था, तो उस टाइम वहाँ पे चल रही थी चीज़ें, तो वहाँ पर सारे मैंने वहाँ की लेबोरेटरी देखी थी और खुद भी 15 दिन वहाँ पे, मतलब 20 दिन के आसपास मैंने वहाँ पे लैब्स में अपने जो भी है टेक्निक्स वगैरह सीखे थे। सो ये सब बातें किसी और वीडियो में हम करेंगे। एंड इस वीडियो में क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है तो स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने बता दिया कि आप ये पूरा जो PDF है उसे किस तरीके से ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा आपके। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा जहाँ से आप मुझे मैसेज करके ये बता सकते हो कि आपको सेमेस्टर 6 जूलॉजी का प्रैक्टिकल का PDF चाहिए। आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि कई वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो मुझे आप सिर्फ लिख दोगे कि PDF चाहिए, तो क्या किस चीज़ का PDF चाहिए, तो ये समझ में नहीं आता है। तो इससे टाइम वेस्ट ना हो, मतलब डायरेक्टली आप पूरा लिख दो। एंड जो भी है प्राइजेस मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये जो PDF है वो पेड रहने वाली है। बाकी ये वीडियो तो ऑलरेडी फ्री होती है यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब पे इतनी कम ऑडियंस है कि इवन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है एक वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ उससे, जनरेट ही नहीं होता उससे उतना इनकम। सो एटलीस्ट 1,000 व्यूज आती है तब जाके मुझे कितना मिलता है, 50 से 60 रुपया। सो एंड इस डोमेन में आपको वीडियो भी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो सिलेबस का बात हो गया। अब हम गाइडलाइन, सीधा 4th पेज पे आ जाना। आप यहाँ पे देखोगे कि आपका गाइडलाइन लिखा हुआ है। गाइडलाइन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो परफॉर्म करने के लिए दी जा सकती है प्रैक्टिकल में ब्लड स्मेयर प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग करना, फिर ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड सेल काउंटिंग। ये तीनों ही मेन आपके एक्सपेरिमेंट है जो कि परफॉर्म करने के लिए जो भी आपके बैचेस है अकॉर्डिंग टू शफल करके वो दे देंगे। ठीक है। देन आपके सेटअप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलाइजा ऑप्टोलॉजी, मोनोक्लोनल इम्यूनो इलेक्ट्रोपोरेसिस, FAC आ रही है। स्पॉटिंग में आपके स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड मैंने बता दिया था कि ये आपकी स्लाइड्स लगा देंगे। देन एलाइजा, ये भी आपके स्पॉट में पूछ सकते हैं डायग्राम वगैरह दिखा के। देन फ्लो चार्ट आपको स्पॉट में आएगा हिमेटोपोइसिस एंड इम्यून रिस्पॉन्स का। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 से। हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का पार्ट कवर करने वाले हैं कि जो आपको एक्सपेरिमेंट दी जाएगी करने के लिए। एंड आप होप करना कि आपको मेनली सेल काउंटिंग या वाइबिलिटी टेस्ट जो ट्रिप एंड ब्लू वाली है वो मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी आसान होती है। ABO ब्लड ग्रुप वाली भी काफ़ी आसान होती है। ब्लड स्मीमर प्रिपरेशन ये भी काफ़ी आसान होती है, बट ये थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के साथ खेलना पड़ेगा, उसको स्लाइड्स को एडजस्ट करके आपको देखना पड़ेगा। एंड देन फिर आपको न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट ये सब ऑब्जर्व करके आपको टीचर को बताना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा है आपका ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन वाली। बाकी ये दोनों आसान है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो इसी में से सफल करके 2 आपको मिलेंगे या जो भी है अकॉर्डिंग टू टाइम, वो एक या एक भी दे सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आपको 2 प्रैक्टिकल ही देंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब बाकी 6 आपके स्पॉटिंग होते हैं। 6 में से आप मान लो कि 2 सेटअप हो गए, 4 स्पॉटिंग हो गए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ब्लड सेल स्टडी यूजिंग अ स्टेन्ड सिमर, यानी जो हार्ड वाला पार्ट है सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें एम आपको दिया जा सकता है टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल यूजिंग अ लिस्मन एंड जिम्सा स्टेन अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे थियोरेटिकल, आप यहाँ पे मैं एक बार पूरा चीज़ आपको पढ़ के समझा देता हूँ। आपको सिमिलर फॉर्मेट में ये पढ़ के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है आपके एग्जामिनेशन जो आंसर सीट है उसमें। कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट नया ना करें। सो बेसिकली आपके आंसर सीट में प्रोसीजर नहीं लिखने को होता है, बस आप थ्योरी लिखो, प्रिंसिपल लिखो, रिक्वायरमेंट लिखो, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, डिस्कशन, खत्म।
तो थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ सेल्स विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेसिकली जो आपका ब्लड होता है उसमें आपको सेवरल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके ब्लड में मिलेंगे आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स। मोनो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो लार्ज कैरी करते हैं ऑक्सीजन को विद थिन रिंग ऑफ ब्लू साइटोप्लाज्म बी सेल टी सेल होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद अगर सबसे ज्यादा ल्यूकोसाइट्स की बात देखा जाए तो WBC आपका डिफेंड करता है द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। ये लार्जेस्ट WBC होती है किडनी बीन एंड दे इंक्लूड होती है। इसमें WBC में आपको कुछ सेवरल टाइप ऑफ इओसिनोफिल होती है, वो बायोट्रोफिल है, या दोनों साइड इओसिनोफिल बेसिस में मिलती है। आपने देखा होगा ना जो कान में लगाते हैं। तो आरबीसी में आपके न्यूक्लियस सेल नहीं है, मतलब उस तरीके से नहीं होते हैं लिम्फोसाइट इस तरीके से अगेंस्ट पैथोजन, यानी मतलब एंटीबॉडी काइंड ऑफ ऑरेंज रेड ग्रैन्यूल्स होते हैं इन्वॉल्व इन आपके मिलते हैं एलर्जी एंड पैरासिटिक डिफेंस होती है, वो मल्टी लोब इसमें न्यूक्लियस होती है, यानी दो तीन आपके लोब्स होती है, लोब्स मिलेंगे होती है। एंड ये सबसे ज्यादा आपके न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं ग्रैन्यूल्स रिलीज करती है। पहले ग्रैन्यूल्स होते हैं फैगोसिटिक होते हैं। नाउ मूव टू आपके स्टेनिंग प्रिंसिपल। तो इसमें जो है वो आप जो स्टेन करोगे तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे लिस्मन एंड जिम्सा स्टेन जो है वो कंटेन करती है मिथाइलिन ब्लू, जो कि एक बेसिक डाई होती है। एंड इओसिन जो है वो आपके एसिडिक डाई है। तो एसिडिक कंपोनेंट लाइक आपके हीमोग्लोबिन स्टेन पिंक एंड रेड विद इओसिन होती है। बेसिक कंपोनेंट लाइक न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपके ब्लू पर्पल कलर के दिखेंगे। तो ये कलर जरूर आप याद रखना कि जो मेन आप जो न्यूक्लियस है उसी से आप पता कर पाओगे कि ये कौन सा आपको मतलब WBC का है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट्स है। तो अब मटेरियल रिक्वायर्ड में आते हैं कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले अपना प्रिक करके जो भी है आप अपना ब्लड स्लाइड्स पे लोगे एंड माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड ये सब आप तो लोगे। माइक्रोस्कोप चाहिए इसके लिए, स्लाइड एंड कवर स्लिप चाहिए, फिर स्टेन चाहिए, मिथेनॉल चाहिए फॉर फिक्सेशन, इमर्शन ऑयल एंड माइक्रोस्कोप लो एंड हाई पावर के, मतलब बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप अगर आपने यूज किया होगा तो वो काफी बेटर है। सिंगल वाले में आपको उतना अच्छा हाई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता। फिर ग्लव्स या लैब कोट, ये तो खैर तो प्रिंसिपल की बात करते हैं तो स्टेनिंग अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये एज इट इज आपको रटना है। स्टेनिंग अलाउ करती है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट। जो डाई है वो बाइंड करती है सेलेक्टिवली टू सेलुलर कंपोनेंट लाइक न्यूक्लियस वर्सेस साइटोप्लाज्म। मेनली जो स्टेन है ना वो जाके न्यूक्लियस पे ही, आपके न्यूक्लियस को ही कलर करते हैं। एंड इनेबलिंग आइडेंटिफाई ऑफ आरबीसी एंड WBC। प्रोसीजर सिंपल सी है। आपने क्या किया कि प्रिपेयर अ थिन ब्लड सिमर ऑन अ क्लीन स्लाइड। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड पे ब्लड लिया और एक और आपको स्लाइड लेना है जिससे कि कुछ इस तरीके से आपको मतलब 45 डिग्री पे रखना है और इसको थोड़ा सा पीछे करना है। इस स्लाइड को पीछे करोगे तो यहाँ पर कैपिलरी मूवमेंट से ये ना स्लाइड से जो कोने होते हैं ना, कॉर्नर, वहां पे ये फैल जाते हैं आपके ब्लड। मतलब क्लॉट होने से पहले आप ट्राई करना कि ब्लड जो है वो जम ना जाए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना। तो ब्लड निकालते ही ये स्लाइड आप पीछे करना एंड देन ये कैपिलरी से इसके कॉर्नर पे लग जाएंगे और फिर इसे आगे की तरफ ना मूव कर देना स्लाइड को, मतलब 1A में करना, सिंगल A में। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करो, जस्ट सडन इसे आगे की तरफ मूव करोगे तो इस तरीके से आपको पूरा ब्लड का जो है सिमर तैयार हो जाता है, जिससे कि मतलब आपका ब्लड का एक सिंगल लेयर आप कह सकते हो तैयार हो जाती है। सो ड्राई होने के लिए रखोगे आपका ब्लड। वैसे भी गर्मियों का टाइम है, आपका 2-3 मिनट में ड्राई हो जाएगा, फैन वगैरह चलते रहते हैं। तो देन फिक्स द सिमर बाय कवरिंग विथ मेथनॉल। तो यहाँ पे मेथनॉल लेना है आपको, वहाँ पे 2 से 3 मिनट उसमें डिप करके रखना है, ठीक है। मेथनॉल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिमर बना के, जस्ट उसमें डिप करके रखना है। देन स्टेन करना है लिस्मन या जिस्मन स्टेन से। कवर द सिमर विथ स्टेन इन फॉर स्टेनिंग। आपको रिएजेंट दिया जाएगा, वो एक छोटा सा डब्बा होता है। जस्ट आपने मान लो कि काइंड ऑफ एक तेल का छोटा डब्बा, नारियल का तेल का छोटा डब्बा, उसमें आपका कौन सा स्टेन है, लिस्मन्स या जिम्सन स्टेन, वो क्या करते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉज आपके जो सिमर आपने प्रिपेयर किया मिथेनॉल में डाल के, आपके फिर 2-3 मिनट सुखाने के बाद उस पर स्टेन गिरा देते हैं। ब्लू, डार्क ब्लू कलर का होता है वो। तो जैसे ही वो डालेंगे ना तो पूरा में आप मतलब थोड़ा स्लाइड पे जितने में आपका ब्लड है वो पूरे आपका कवर हो जाएगा स्टेन से। फिर आपको क्या करना है कि उसको जस्ट रखना है थोड़ा देर के लिए, ट्राई करना है कि 10 मिनट तक आप रखो, क्योंकि 10 मिनट पे ना काफी बेटर रिजल्ट आती है। मतलब ज्यादा ना तो ओवर स्टेनिंग होता नहीं। अब स्टेन करने के बाद क्या होता है कि रिंस करना है जेंटली, तो क्योंकि वो काफी डार्क होती है ना स्टेन। तो मान लो कि वो ओवर जो स्टेनिंग हो गई है उसको थोड़ा लाइट करने के लिए आप ट्राई करो कि टैप वाटर है, डिस्टिल वाटर नहीं, टैप वाटर जो है, नल का पानी, तो उसको जग में लोगे एंड उसको अच्छे से मतलब स्लाइड्स को ये कर दोगे, डिप करके थोड़ा मतलब इसको हिला देना ताकि जितनी भी स्टेन है ना एक्सेस, वो पूरा आपका पानी ब्लू हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो पूरा अच्छे से उसको ये कर देना। फिर उसके बाद क्या करना कि थोड़ी देर ट्राई करना है कि सूख जाए आपकी स्लाइड, और सूख के उसके बाद
सबसे पहले 10x पे आप लगा लेना, देन 10x पर लगा के फिर फोकस करना, जिस एरिया में आपका मेन ब्लड वाला पोर्शन है उसको फोकस करके फिर हाई रेजोल्यूशन पे लेके जाओगे ना, तो आपको वहां पे सेल्स दिखना स्टार्ट हो जाए। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखो पूरा ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा। ये मैंने क्लिक किया था एंड ये तो यहाँ पे आपको इस तरीके का सेल आइडेंटिफाई करना है कि जिस सेल में आपको मतलब न्यूक्लियस अंदर दिख रहे हों। जैसे ये सब देखोगे ना तो ए न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं, मतलब लेकिन यहाँ पे ये सर्कल आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको देखना एक और आपको कुछ न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मतलब मल्टी लोब्ड वाले ऐसा, तो ये न्यूट्रोफिल है। फिर दो न्यूक्लियस अगर दिखते हैं बाई लोब्ड वाले तो वो लिम्फोसाइट्स है, एंड ये सिर्फ दोनों ही दिखते हैं। मतलब इसके अलावा जैसे यहाँ पे भी एक सेल आपको दिख रहा होगा, ये इसके अंदर आपको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, तो ये आपका न्यूट्रोफिल्स है। एंड बाई लोब जिसमें दो न्यूक्लियस दिखेंगे वो आप लिम्फोसाइट है। तो ये सबसे ज्यादा ये दोनों ही ना आपके ए में दिखते हैं। स्लाइड्स आपने जो प्रिपेयर किए हैं, बाकी आप ट्राई मत करना क्योंकि वो दिखेंगे भी नहीं, काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो प्रोसीजर हो गया। आप बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, दोनों आंखों से देखना होता है। कई लोग एक आंख बंद करके देखते रहते हैं, तो एक्सटर्नल है आपका, आपको मतलब देख लिया ना कि आप एक आंख बंद करके देख रहे हो तो वो आपकी आंखें फोड़ देंगे। तो इसलिए दोनों आंखें खोल के आपको देखना है। मेरे तो रामजस कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर है ना कि एक आंख बंद करके जो देखते हैं ना तो सीधे कहते हैं कि तुम्हारी एक आंख फोड़ दी जाएगी, दोनों आंखें खोल के देखो, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है ये। तो और बाकी आप ये यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपको सेट करना आता होगा 10x पे पहले करना, जिससे कि आपकी एक बड़ी एरिया आ जाएगी। फिर वहां पे आप सेल्स को मतलब देख लेना, सेल्स पे फोकस करके फिर जो भी 40x पे करोगे तो आपको पूरा वो एरिया थोड़ा और जूम हो जाएगा। ये 40x पे लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे। नाउ प्रोसीजर सारा हो गया, अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में आप किस तरीके से लिखोगे, तो ये आपका सारे सेल टाइप है, मॉर्फोलॉजी है, ये स्टेनिंग कलर है, एंड ये फंक्शन होती है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। बट रिजल्ट में आपको मेंशन करना है मेनली क्या कि जो न्यूट्रोफिल है वो आइडेंटिफाई हुई है आपको, प्रोमिनेंट ग्रैनुलेटेड वाज ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक बाय मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, तीन चार डिस्टिंक्ट लोब आपको दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग फाइन एंड न्यूट्रल स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स। तो ये आपको लिखना है। रिजल्ट में ये भी लिख देना कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मियर रिवील्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में आपको न्यूट्रोफिल आइडेंटिफिकेशन, लिम्फोसाइट आइडेंटिफिकेशन आपको हुई है। लिम्फो में आपको क्या दिख रहा था कि डेंस लार्ज एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस है दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ सेलुलर वॉल्यूम सराउंडेड बाय या थिन पहले ब्लू पेरिफेरल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये आपको रट के जाना है रिजल्ट। बाकी ये तो थ्योरी में आपने लिखा था, बस उसी को यहाँ पे टेबल में बना के लिख दिया है कि जितने भी, जैसे डब्ल्यूबीसी में आपको ये तो आरबीसी हो गया, ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, सेम चीज थ्योरी में भी लिखा हुआ था, एंड सेम चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, बस इन्होंने टेबल बना दिया। बाकी स्टेनिंग कलर तो आप जानते हो मोस्टली में पिंक रेड पर्पल, इतना कोई देखने नहीं जा रहा स्टेनिंग कलर को, जस्ट सेल मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन आप लिख दो। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे आरबीसी जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, न्यूट्रोफिल्स है वो फैगोसाइटोसिस होती है, लिम्फोसाइट जो होती है वो बी टी सेल एडाप्टिव इम्यूनिटी शो करती है, मोनोसाइट डिफरेंट इंटू डिफरेंशिएट करती है इंटू मैक्रोफेजेस, एंड इओसिनोफिल ये आपकी एलर्जिक एंड पैरासिटिक डिफेंस है, एंड बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करती है। ये जो है ये यहाँ पर देखते हो, ये रियल लैब का फोटोग्राफ है, जो रामजस कॉलेज के होंगे उन्हें मालूम होगा, एंड ये मैंने ही क्लिक किया था, एंड ये मेरी दोस्त है, महिला मित्र है। तो रिजल्ट हो गया, एंड अब आते हैं डिस्कशन। डिस्कशन भी आप रट के जाना क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं। ऑब्जर्व आप कितना भी मतलब गंदा क्यों ना कर लो, मतलब एक्सटर्नल को दिखे या ना दिखे, मतलब फिर भी दिख जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आप इतना तो एडजस्ट करके जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है वो दिखा दोगे कि हाँ सर न्यूट्रोफिल से, नहीं भी कुछ आएगा सर को कह दो न्यूट्रोफिल से लिख रहे हैं बस। नाउ डिस्कशन वाला पार्ट है जहाँ पे स्टेनिंग विथ लिस्मन्स एंड जिम्सन जो है वो अलाउ करती है डिफरेंशिएटेड बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो ये स्टेन जो है वो आपके आरबीसी को अलग करेगा, डब्ल्यूबीसी को अलग करेगा। मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट सेल फंक्शन लाइक न्यूट्रोफिल्स जो है अगेन एंड अगेन यहाँ पे आप देखोगे रिपीटिवली चीजें लिखी है, बट यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया। थ्योरी में एक साथ हमने देखा था कि लिखा हुआ था, फिर ऑब्जर्वेशन में टेबल बना के लिख दिया, डिस्कशन में पॉइंट्स बना के इन्होंने लिख दिया। तो लिम्फोसाइट जो होती है वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होती है, मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेजेस डिफरेंशिएट करती है यूनिसिनोफिल
फॉर एलर्जी एंड पैरासिटिक डिफेंस के लिए होती है। एंड एबनॉर्मेलिटीज इन सेल नंबर और मॉर्फोलॉजी कैन इंडिकेट, अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो वो आपके एनीमिया, इन्फेक्शन, ल्यूकोमिया वगैरह इंडिकेट करती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट आपका, अगेन ये भी आपके एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल मतलब कराया जा सकता है। सो टू डिटरमाइन एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप ऑफ वोन ब्लड सैंपल बाय द हीमोएग्लूटिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आपके खुद का ब्लड ही काफी काम आने वाला है। तो हालांकि खुद से जो प्रिक करने वाला होता है ना, एक वो टिक टिक वाली होती है, वो उससे दर्द नहीं देता, लेकिन खुद से प्रिक करोगे बहुत दर्द देता है। सो अगेन यहाँ पे थ्योरी वाली पार्ट आ गई, तो स्टार्ट करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप जो होती है वो कार्ल लैनिस्टर ने डिस्कवर किया था इन 1900। ह्यूमन ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स होती है आपके ब्लड के, ए बी एंड ओ, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। तो यहाँ पे जो है कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो सरफेस पे होती है आपकी एंटीजन, उसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये है आपके कार्ल लैनिस्टर, एंड ये यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट ग्रुप ए बी एंड ओ। सो ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पे आपके एंटीजन ए प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप बी जो है एंटीजन बी प्रेजेंट होती है। ए बी में आपके बोथ ए बी प्रेजेंट होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप ओ जो है उसमें नो ए एंड बी एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। देन इसके अलावा भी आपके आर एस सिस्टम डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन। आर एस सिस्टम होती है जिसमें कि आपके आर एस पॉजिटिव नेगेटिव, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, अब्सेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा। इज ए स्पेसिफिक एंटी सीरा आपकी एंटी ए एंटी बी एंटी डी होती है, आर मिक्स्ड विद द ब्लड एग्लूटिनेशन अकर इफ द करस्पॉन्डिंग एंटीजन इज प्रेजेंट। तो अगर आपको कोई भी एंटीजन लाइक आपने अपना ब्लड निकाला एंड स्लाइड्स पे तीन स्लाइड्स सॉरी एक ही स्लाइड्स पे तीन आपको डॉट बनाने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लड का 3 सैंपल लिया एंड यहाँ पे हम एंटी ए एंटी बी एंटी डी जो सीरम है वो बेसिकली यहाँ पर डालते हैं एंड इसे अच्छे से हम यहाँ पे नीडल आपको या टूथपिक वगैरह दे दी जाती है, उसे अच्छे से मिक्स करना है। सो अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा देर आप वेट करना, क्योंकि जो लैब में एंटी सीरम होती है ना वो पता नहीं कौन सा जमाने का है। अगर नया नया वाला होगा तब तो ठीक है, आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि किसमें एग्लूटिनेशन हो रही है। तो मान लो कि आपका बी में एग्लूटिनेशन हुआ एंड डी में जो एंटी डी है उसमें हो गया, तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मान लो कि बी में हुआ पर डी में नहीं हुआ तो बी नेगेटिव हो जाएगा, ए में हुआ डी में भी हो गया तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको ब्लड आइडेंटिफाई करनी है। मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव आया था, जो कि एशिया के कहो कि सबसे मतलब लार्जेस्ट अगर ब्लड ग्रुप मतलब मिलती है जो पॉपुलेशन में, वो बी पॉजिटिव है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है ये। एंड बाकी ए बी नेगेटिव वाले काफ़ी रेयर होते हैं। एंड फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटी सीरम मटेरियल आपको मालूम है कि क्लीन स्लाइड लेना है, आपको नीडल लेनी है, कॉटन, स्पिरिट, टूथपिक, एंटी सीरम ए बी डी एंड ब्लड सैंपल। प्रिंसिपल में क्या लिखोगे कि टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन व्हेन द रेड ब्लड सेल कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीजन आर मिक्स विद करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से अगर हम मिक्स करते हैं तो जानते हो कि क्लम्पिंग हो जाती है अगर व्हेन ड्यू टू द क्रॉस लिंकिंग ऑफ आरबीसी। अब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन आपके इंडिकेट करती है ऑफ दैट एंटीजन। प्रोसीजर मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि आपने फिंगर टिप को पहले स्पिरिट से साफ करोगे एंड अलाउ इट टू ड्राई एंड फिर प्रिक करोगे फिंगर टिप को विद स्टेराइल लैंसेट एंड प्लेस 3 आपके सेपरेट ड्रॉप्स ऑफ ब्लड को लेना है, जहां पे ऐड करोगे 1 ड्रॉप ऑफ एंटी ए सीरम फर्स्ट वाले में, फिर बी सेकेंड वाले में, डी थर्ड वाले में। मिक्स करोगे ड्रॉप सेपरेटली यूजिंग अ डिफरेंट टूथपिक एंड जेंटली आपके रॉक द स्लाइड्स एंड ऑब्जर्व करना है फॉर एग्लूटिनेशन विद इन 2 मिनट्स आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हो जहाँ पे एंटी बी ए बी डी लिखना है, एंटी सीरम एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं, अगर मान लो कि हो रहा है तो यस लिखोगे, नहीं हो रहा है तो नो लिखोगे। इंटरफेरेंस में बात करें तो यहाँ पे आप मान लो कि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखोगे, नहीं है तो अब्सेंट, एंड इसमें प्रेजेंट है तो लिखोगे फिर, या नहीं है तो अब्सेंट। आर एच फैक्टर आपको पॉजिटिव आती है तो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, नहीं है तो अब्सेंट। सो रिजल्टेंट ये आप रिजल्ट में ये तो आपका मान लो कि आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है ना, बट ऑल ओवर आप ये लिखोगे कि द ब्लड ग्रुप ऑफ माई सैंपल इज बी पॉजिटिव बट एग्लूटिनेशन विद एंटी ए ओनली, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एग्लूटिनेशन एंटी बी में होती है सिर्फ तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों में एग्लूटिनेशन हो जाती है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा।
किसी में नहीं होता है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। एग्लूटिनेशन विथ एंटी डी अगर है, इसमें भी लास्ट टर्म होता है तो पॉजिटिव आरएस पॉजिटिव, नहीं होती है तो नेगेटिव है। देन डिस्कशन है जिसमें हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट सैंपल एंड रैपिड मेथड ऑफ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। इट वाइजली यूज्ड इन हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट आपका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। Correct indication of ABO and RH blood group is essential to ensure a compatibility between donor and recipient. And precaution आपको ध्यान रखना है, यूज करना है sterile lancet and clean slide to avoid a contamination, यूज करना separate toothpick for each drop to prevent mixing. डू नॉट इंटरप्रेट रिजल्ट आफ्टर मोर देन 2 मिनट्स, इंश्योर करना है, क्योंकि 2 मिनट्स इससे बाद नहीं कर रहा क्योंकि क्लॉट कर जाती है ब्लड, वैसे भी क्लॉट करेगी तो आपको लगेगा कि एग्लूटिनेशन हो गई। इंश्योर करना है एंटी सीरा आर नॉट एक्सपायर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हमने लैब में दिया था एग्लूटिनेशन हो ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैम करिए कि किसी का ब्लड एग्लूटिनेट क्यों नहीं हो रहा, मतलब सब अपना ब्लड ग्रुप अलग अलग बता रहे। फिर पता चला भाई साहब वो आपका जो इन्होंने सीरम दिया था वो हो गई थी एक्सपायर, तो फिर उन्होंने नया मंगवाया, फिर नए से हमने किया। एक बंदा बता रहा है कि मेरा ए पॉजिटिव है, बट उसका फिर नए वाले में पता चला कि उसका ओ पॉजिटिव, वो कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मैम करिए नहीं ए है तुम्हारा। तो ऐसा सबका हुआ था, सबका रिजल्ट में यही होता है, अगर अच्छे से रिएजेंट नहीं है तो इसलिए प्रिकॉशन में इसे इंक्लूड किया गया है कि जो इंश्योर करना है कि एंटी सीरा आर नॉट एक्सपायर्ड। डिस्पोज ऑफ शार्प एंड बायोलॉजिकल वेस्ट को आपको डिस्पोज अच्छे से करना है, लैंसेट वगैरह का, स्लाइड्स वगैरह को, ठीक है। नाउ ये तो खत्म हो गया, अब ये आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट है जो कि परफॉर्म करने के लिए दी जा सकती है, जो कि एस्टिमेशन ऑफ स्प्लिनोसाइट काउंट एंड वाइबेबिलिटी ट्रिफेन ब्लू एक्सक्लूजन मेथड से हम करना है। तो मैंने बताया जैसे कि जो आपके यहाँ पे स्प्लिनोसाइट जो काउंट है वो मेनली आपके रैट माउस ये सब का है, बट अब डाइसेक्शन नहीं होता क्योंकि गाइडलाइन है आपका। तो जो भी एकेडमिक गाइडलाइन इन्होंने नया दिया है कि अब से भाई जानवरों पे जुल्म मत करो तुम लोग बेफालतू का तो ये सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए अब यूज होती है, जो भी वो भी काफी एथिकल ये के हिसाब से यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि काफी आप मिस मतलब बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्रुएलिटी दिखा रहे हो एनिमल में, इसे बिल्कुल आराम से सैक्रिफाइस करके एंड देन फिर उसका स्प्लीन निकाल के और फिर रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। सो एम तो मैंने बता दिया कि एस्टिमेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्प्लिनोसाइट इन अ गिवन सैंपल एंड डिटरमाइन करनी है देयर परसेंटेज वाइबिलिटी यूजिंग अ ट्रिफेन ब्लू एक्सक्लूजन मेथड। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, तो दिस मेथड बेस्ड ऑन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, जहाँ पर लाइव सेल पोजेस है इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सक्लूड करती है ट्रिफेन ब्लू डाई को। तो जो लिविंग सेल होती है, मतलब लाइव सेल होती है, वो स्टेन को ना, मतलब लाइव है तो बाहरी चीजों को क्यों लेगा अपने अंदर, तो वो इसे एक्सक्लूड करती है, हेंस दे आर अपीयर क्लियर एंड रिफ्लेक्टेबल अंडर इन माइक्रोस्कोप। तो वो आपको ना जैसे जो लाइव वाली सेल है वो आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल व्हाइट दिखेगा, ठीक है। एंड डेड सेल होती है, वो डैमेज्ड होती है मेम्ब्रेन उसके, एंड अलाउ करती है डाइको टू एंटर द स्टेन एंड साइटोप्लाज्म वहां पे डार्क कलर के दिखेंगे। तो दो तरीके के आपको सेल दिखेंगे, एक जो बिल्कुल व्हाइट कलर के दिखेंगे, एक जो डार्क कलर के। डार्क कलर के जो है वो डेड है, एंड डेड जो है वो डाइस को अलाउ कर देती है क्योंकि उनका मेम्ब्रेन जो है ऑलरेडी ये हो चुका है डैमेज, लेकिन लाइव वाले में नहीं। सो ये प्रिंसिपल वाला पार्ट हो गया। थियोरेटिकल पार्ट में सेल काउंटिंग इज परफॉर्म यूजिंग आपको हीमोसाइटोमीटर का यूज करके करना है, लेकिन मैंने बताया आगे कि आपको आर्टिफिशियली एक पेपर दिया जाएगा, वो मैं आगे बताता हूँ। थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्यों ना आर्टिफिशियली आपको पेपर दी जाए, बट स्टिल आपको आंसर शीट पे ये सब लिखना पड़ेगा कि जो काउंटिंग है वो आप हीमोसाइटोमीटर से कर रहे हो। स्पेशलाइज्ड काउंटिंग चेंबर होती है विद डिफाइंड ग्रिड, जिसका वॉल्यूम ऑन अ 1 लार्ज स्क्वायर की बात करते हैं तो 0.1 mm क्यू होती है। And by counting a cell in a known grid area and applying the dilution factor, the total cell concentration can be calculated. सो रिक्वायरमेंट में आपको क्या चाहिए, बायोलॉजिकल सैंपल चाहिए जिसमें रैट या माउस के स्प्लिनोसाइट सस्पेंशन और रिएजेंट चाहिए, ट्रिफेन ब्लू एंड फॉस्फेट बफर, सलाइन या सीरम फ्री मीडियम। इक्विपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, इंप्रूव नंबर हीमोसाइटोमीटर, कवर स्लिप चाहिए, हीमो माइक्रोपिपेट विद टिप, लाइट माइक्रोस्कोप, हैंड टैली काउंटर। तो ये सब चीज़ें तो रिक्वायरमेंट आप लिख लोगे, बट ये सब चीज़ें यूज नहीं होने वाली है। प्रोसीजर वगैरह से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, एक बार आप खुद रीड कर लेना, प्रोसीजर वगैरह लिखना भी नहीं होता। मेन ये आपका सिर्फ लास्ट लाइन काम आएगा, जहाँ पे जो काउंट करोगे आप वो टोटल सेल लाइव प्लस डेड एंड काउंट डेड सेल ब्लू स्टेंड वाले
को सिर्फ काउंट करोगे। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम में दे दिया जाएगा, जिसमें ये बॉक्सेस 1 2 एंड ये बॉक्सेस 3 जो कॉर्नर वाले बॉक्सेस है उसमें आपको काउंट करने हैं, क्योंकि यही जो है वो आपके इसमें ही WBC वाले स्क्रीनो साइट वाले काउंट होते हैं बेसिकली। ये बीच वाले में नहीं करना है आपको, ये कॉर्नर वाले डब्बों में करना है। एंड जो आपको डार्क दिख रहे हैं वो डेड सेल्स है, एंड जो वाइट वाइट मतलब गोल है एंड डार्क नहीं दिख रहे हैं, वाइट वाइट दिख रहे हैं जो बबल, वो आपके लाइव वाले सेल हैं। तो दोनों आपने काउंट कर लिया, एंड काउंट करके फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, जिसमें ऑब्जर्वेशन टेबल में एटलीस्ट 4 डब्बे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्टिकुलर डब्बों के लिए भी बनती है, जैसे बट पर्टिकुलर डब्बों के लिए करोगे तो 4 4 16 पूरा बनेंगे टेबल B1। अगर 4 अलग आप टेबल बना रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आपको टीचर ने किस तरीके से बोला, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 4 आप 16 इसे बना देना सीरियल नंबर, एंड ईच डब्बों में कितना, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, लाइव सेल, डेड सेल्स एंड टोटल सेल्स। फिर 16 आपने बना लिया। ईच डब्बों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काउंट करो 1 2 जो लाइन पे है ना, ये ऊपर में लाइन पे आधा इधर आधा ऊपर, तो इसे काउंट नहीं करना है। फिर इधर भी आप देखोगे ये आधा लाइन पे है तो इसे काउंट करना नहीं है, लेकिन ये आप देखोगे ये नेक्स्ट वाले डब्बे में काउंट कर लेना है, इसमें नहीं आएगा। ये देखो फिर आधा है तो ये आपके नीचे वाले डब्बे में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये आधे पे आगे नीचे वाले डब्बे में काउंट हो जाएगा, यानी जो लाइन वाला है ना वो आपको नेक्स्ट वाले डब्बे में काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मेन आपके बीच वाले में दो दो आपके डेड सेल है, और बाकी 1 2 3 3 जो है वो लाइव सेल है। तो इस तरीके से आप लाइव सेल वाले में पूरा लिखोगे 16 डब्बों में कितने लाइव सेल है एंड 16 डब्बों में डेड सेल कितने हैं, एंड फिर उसके बाद टोटल सेल आप लिख दोगे कि लाइक टोटल तो ये तो लाइव प्लस डेड ही हो गया। टोटल सेल यहाँ पे आप लिखोगे कि टोटल आपको 16 डब्बों में कितना आपको लाइव वाला सेल मिला एंड 16 डब्बों में कितना डेड वाला सेल मिला, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कैलकुलेशन कैसे करोगे। आपको मान लिया कि आपने पूरा एक डब्बे का पूरा आपने लाइव प्लस डेड सेल निकाल दिया, इसी तरीके से 4 डब्बों को आपको निकालना है। ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी टेबल बना के चीजें लिखनी है। यहाँ पे बिल्कुल आप 1 2 सेल इधर उधर भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली काउंट करके इक्वल ही आएगा आपका, क्योंकि बाद में तो लास्ट में तो टोटल ही कर रहे हो आप, लाइव सेल प्लस डेड सेल का सारे। तो मेनली ये दोनों का जो नंबर होता है ना वही यूज होती है आपके कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो मेनली इस एम का क्या पर्पस है कि हमें परसेंटेज निकालनी है, सेल कंसंट्रेशन, ये तो डाइल्यूशन फैक्टर, ये आपको याद नहीं रखना है, बस मेनली आपको ये याद रखना है कि वाइबिलिटी परसेंटेज आपको निकालनी है। परसेंटेज वाइबिलिटी इस एम का पर्पस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज वाइबिलिटी इक्वल टू लाइव सेल बाय टोटल सेल इंटू 100। टोटल सेल कैसे आता है, लाइव प्लस आप डेड सेल करोगे तो आपका टोटल सेल आ जाएगा। यानी आप देखोगे टोटल अगर 16 डब्बों में से लाइव एंड 16 जो है उसमें से डेड आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इन दोनों को जोड़ के आपका टोटल सेल आ जाएगा, ठीक है। टोटल सेल ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, एंड लाइव सेल आपको मालूम ही है, लाइव सेल परसेंटेज वाइबिलिटी, वाइबिलिटी मीन्स कि आपके कितने जो सेल्स है वो बेसिकली लिविंग है, ठीक है, वाइबल है अभी तक। तो यहाँ पे लिविंग सेल रखोगे इंटू 100 करोगे तो आपका इजिली जो है वो परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डाटा यहाँ पे ली गई है, जहाँ पे अगर आप देखोगे लाइव सेल का चार डाटा ली गई है, चारों डब्बों का मान लो कि 45 48 42 45, वो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। चारों डब्बे लेने डायरेक्टली आप सारे सेल्स डेड के या सारे सेल लाइव के कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। इस तरीके से ज़्यादा इजी कंबाइंड फॉर्म में लगता है आपका, पेजेस जो है वो बर्बाद नहीं होती है। तो ये एक डब्बे, दूसरा डब्बा, तीसरा एंड ये चौथा डब्बा। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 45 जो है फर्स्ट, जितने भी छोटे छोटे जो 16 डब्बे हैं ना उनमें से 16 डब्बों में से 45 लिविंग सेल है और 5 है डेड, हालांकि इससे ज़्यादा ही आएगा ओरिजिनल वाले में, बाकी 48। तो इस तरीके से इन्होंने चारों डब्बा का लिख दिया, और चारों डब्बा का फिर एट द एंड इन्होंने टोटल मान लो कि टोटल यहाँ पर एवरेज इन्होंने कर दिया है। तो या तो आप डायरेक्टली एवरेज का भी निकाल सकते हो, एवरेज, या फिर जो पूरा पूरी है उसे भी यहाँ पे रख के एंड देन परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम ए गिवन डाटा इन्होंने 45 लिखा है एंड बाई 15 टू 100, यहाँ पे हम बेसिकली टोटल एवरेज सेल 50, हाइपोथेटिकल डाटा है ये अगेन आपका। एंड मान लो कि 45 आपका लिविंग है एंड इंटू 100 करोगे
तो कुछ 90% जो है वो आपका आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने सिर्फ एक डब्बे के लिए वाइबिलिटी निकालने के लिए बोला है या चारों डब्बों के लिए। ठीक है, चारों डब्बों के लिए बोला है तो चार आप यहाँ पे जितने भी है चारों को जो भी लिविंग चारों डब्बों में कितने हैं वो सारे को ऐड कर दोगे और बाय टोटल, यानी टोटल लिविंग प्लस डेड चारों का जितना है वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो इंटू 100 करोगे तो चारों डब्बों का आपका आ जाएगा। एक के लिए कहेगा B1 के लिए तो सिर्फ B1 के लिए भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप परसेंटेज वाइबिलिटी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लिविंग सेल बाय टोटल सेल इंटू 100 परसेंटेज वाइबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक्सपेरिमेंट था आपका। रिजल्ट में आप लिख देना कि टोटल जो स्प्लीनोसाइट कंसंट्रेशन है आपको इतना मिला है। तो यहाँ पे सेल्स को इन्होंने पर्टिकुलरली नंबर ऑफ सेल्स भी यहाँ पे इन्होंने निकाला, परसेंटेज दोनों। तो नंबर ऑफ सेल्स को निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, सेल कंसंट्रेशन निकालने के लिए एवरेज काउंट पर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे एवरेज की गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरेज कैसे करते हैं, चारों को आप ऐड कर दो और बाई 4 कर दो तो आपका एवरेज काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है कि एवरेज काउंट पर स्क्वायर इंटू डाइल्यूशन फैक्टर आपका क्या है 2, ये यहाँ पर 2 यूज किया है तो 2 रखोगे डाइल्यूशन फैक्टर इंटू 10⁴। तो इससे आपका कंसंट्रेशन वाला आ जाएगा नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट भी किया होगा कि 50 मान लो एवरेज टोटल सेल है एंड इंटू 2 ये डाइल्यूशन इंटू 10⁴, तो 1 इंटू 10⁶ आ जाएगा सेल्स पर ml। तो ये आपका नंबर ऑफ टोटल स्प्लीनोसाइट कंसंट्रेशन आ गया। और मैंने परसेंटेज वाइबिलिटी बताया था कि इसके लिए लिविंग सेल्स बाई टोटल सेल्स इंटू 100 हो गया। तो ये 50 इन्होंने टोटल सेल्स के लिए रखा, टोटल सेल्स का एवरेज। ओके, ये सभी को ऐड करके बाई 4 कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एवरेज काउंट ऑफ पर स्क्वायर यानी टोटल का रखना है। ठीक है, और डाइल्यूशन फैक्टर सेम ही होता है, 2 ही होता है इंटू 10⁴। तो ये थोड़ा याद करके आपको जाना पड़ेगा कि ये होती है। बाकी डिस्कशन आप लिख लेना कि 90% इंडिकेट कर रही है कि गुड सेल आइसोलेशन एंड हैंडलिंग हुई है। लोअर वाइबिलिटी में रिजल्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ड्यूरिंग अ टिश्यू प्रोसेसिंग, इन प्रॉपर आपके पीएच और बफर कंडीशन हो सकते हैं। एक्सेस इंक्यूबेशन विथ डाइज। ओके, फिलिमिटेशन है कि आपके ट्रिफाइन ब्लू इज टर्मिनल एसआई एंड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एपोप्टासिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टासिस मींस होती है कि प्रोग्राम्ड डेथ एंड नेक्रोसिस मींस होती है कि एक्सटर्नल अनप्लान्ड सेल डेथ को कहते हैं। नाउ मूव टू आपके एलाइजा, जो कि आपके सेटअप्स में आ सकते हैं। तो एलाइजा होती क्या है, तो आपको कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दिखाया जा सकता है। कुछ एंटीबॉडी एंटीजन टाइप ऑफ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जिससे आपको देखते ही पहचान लेना है कि एलाइजा है। एलाइजा का फुल फॉर्म लिखोगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसाई। सो आपको आइडेंटिफिकेशन में लिखना है कि दिस स्पोर्ट इज आइडेंटिफाई द गिवन सेटअप प्रेजेंट एलाइजा एंड यूज टू डिटेक्शन। और जो एलाइजा है वो जनरली हम यूज टू डिटेक्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी यूजिंग एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। सो एलाइजा जो है वो यूज करते हैं एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्शन के लिए। एंड इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इट इज based on specific antigen antibody interaction where enzyme converted a substrate into a colored product for detection। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आती है तो एज हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, जो कि जाके उस फॉरेन पार्टिकल को मारती है। जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो इसी को हम एंटीजन कहते हैं बेसिकली। तो इसी के इंटरेक्शन के लिए मतलब देखने के लिए हम एलाइजा का यूज करते हैं। नाउ आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है जहाँ पे ये एंटीबॉडी इस तरीके का वाई शेप्ड का आपका होता है एंड एंटीजन टारगेटेड एंटीजन ये आप इस तरीके का गोला बना सकते हो। एंड अगेन लेबल्ड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये आपका यहाँ पे कोई एंजाइम लगा है एंड एंजाइम मैंने यहाँ पे बताया था कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट आप दोगे तो ये प्रोडक्ट में कलर्ड प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से आई होप 1 2 3 4, तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना लोगे एलाइजा में डायग्राम। बाकी ये यहाँ पे लेबल्ड है, जैसे कि हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली आप लेबल्ड कर दिए तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये इस तरीके से आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपको याद रह जाए तो यहाँ पे क्या है एंटीबॉडी है। सबसे पहले यहाँ पे आगे कोई एंटीजन आया, फिर अगेन एंटीबॉडी आके यहाँ पे बाइंड हुआ, अगेन ये आपका एंजाइम है, एंटीबॉडी पर एंजाइम होती है, ये सबस्ट्रेट डालते ही आपको एक प्रोडक्ट बनाएगा कलर्ड प्रोडक्ट।
अगर नहीं बनाती है तो एक्चुअल में एलाइजा आप जानते हो कि HIV टेस्ट वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। तो प्रोडक्ट कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है तो आपको पॉजिटिव आएगी रिजल्ट, HIV आपको है, एंड नहीं बनाती है तो नहीं है। तो बाकी आपको कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलाइजा से लिखना कि हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक इम्यूनो एसआई होती है। एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करती है कलर रिएक्शन को, एंड कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, यानी दोनों तरीके की है। आपको क्वालिटेटिव में ये बताती है कि आपको डिजीज है यस या नो, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वांटिटेटिव में आपको कंसंट्रेशन भी बता देती है कि जो इतना कंसंट्रेशन है इतना आपका अफेक्टेड है। फिर वाइडली यूज इन डायग्नोसिस ऑफ HIV एलाइजा इसके लिए ही परफॉर्म की जाती है। इससे पहले DU में आने से पहले मैं बेसिकली बिहार में BCC एग्ज़ाम के थ्रू में एक लैब टेक्नीशियन के लिए मैं कोर्स में इनरोल था, जिसमें मेनली सारे टेक्निक सिखाए जाते हैं। मतलब उसमें भी जैसे आपने हॉस्पिटल में जो अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन ये सब करते हैं या फिर लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करते हैं, उसका मैं कोर्स कर रहा था, बट मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। एंड फिर क्योंकि उसमें एक सर्टेन लेवल तक ही ग्रोथ थी और मेरा मन भी नहीं लग रहा था वहाँ पे हॉस्पिटल में, बड़ा अजीब सा वाइब आता था मुझे, तो उसे ड्रॉप करके मैंने CUT का पेपर दिया। एंड देन फिर मैंने मूव कर गया दिल्ली रामजिस कॉलेज में। एंड यहाँ से फिर मैंने अंडर ग्रेड कम्प्लीट कर लिया, मतलब इस बार मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद देखते हैं कहाँ मैं जो भी है यूट्यूब पे मैं अपडेट करते रहूँगा। सो ये मेरे बारे में कुछ था। एंड तो वहाँ पे मेनली ये था कि कई बार होता था कि जो मेनली मेन स्टाफ होते थे वो संडे को वहाँ पे अपसेंट होते थे, तो कई बार सैंपल हमें ही कलेक्ट करना पड़ता था। स्टूडेंट से बैठे होते हैं तो वो सैंपल लेते थे। तो कई बार मैंने देखा है कि मतलब 21-22 साल के लड़के आ रहे हैं HIV का टेस्ट कराने, एंड उनका पॉजिटिव आता था। सो इतना कम एज में आप जानते हो HIV एक ऐसी डिजीज़ है जिससे कि कोई भी क्योर नहीं है इसका। एंड इतने कम एज में हो जाने के बाद काफ़ी मतलब मुश्किलें झेलनी पड़ती है। इवन सोसाइटी में भी पता लग जाता है कि HIV पर्सन, ये HIV अफेक्टेड पर्सन है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। बट मुझे देख के बुरा लगता था। तो फिर आपके कुछ यहाँ पे वाइवा वाले क्वेश्चन हो गए, आप खुद पढ़ लेना कि व्हाट इज एलाइजा। तो एलाइजा आप जानते हो डिटेक्ट करती है 25 एंटीजन एंटीबॉडी इन सैंपल। प्रिंसिपल क्या है, तो बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे बेस्ड होती है। कौन सा हम एंजाइम यूज़ करते हैं, यूज एंजाइम, तो HRP और एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इंडिकेट द पॉजिटिव एलाइजा रिजल्ट, तो डेवलप अगर कलर डेवलप्ड हो जाती है। तो हालांकि एलाइजा टेक्निक मैंने आके JNU में पूरे अच्छे तरीके से सीखा था। एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो कि हेपेटाइटिस B के लिए यूज़ की जाती है, वो भी टेक्निक मैंने JNU में ही सीखा था। बाकी जो लाइफ साइंस है उसमें सिर्फ आपके क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेशन वाला पार्ट है। एलाइजा भी डेमोस्ट्रेशन है, दे दिया अरे भैया डेमोस्ट्रेशन सिर्फ देने से हमें थोड़ी ना करने के लिए आ जाएगा। आप करने के लिए इतना सिलेबस मत दो, लेकिन एक दो तो करा दो। मतलब कि जैसे एलाइजा ही करा देते तो अच्छी थी। वो डिपेंड करता है कॉलेज बाई कॉलेज, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ओवर क्राउडिंग भी है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, एक एक बैच में 70-70, 80-80, मतलब टोटल अगर लाइफ साइंस की बात करें तो मतलब 200-200 बंदे हैं, 250 बंदे हैं। अभी तो और ज़्यादा पता नहीं सीट इन्होंने बढ़ा दिया है। अभी एक फ़ोटो मैंने अपलोड की है रिसेंट अपने चैनल पे, आप उसमें देखो पूरी लाइफ साइंस, वो भी आधी जनता उसमें गायब है। मतलब तीनों ईयर के लाइफ साइंस स्टूडेंट हैं, फोर्थ ईयर वाले तो आते ही नहीं है, वरना फोर्थ ईयर वाले आते हैं तो जगह ही नहीं बचता। उसमें देखो कितनी स्टूडेंट्स, सिर्फ एक कॉलेज का भाई साहब पूरे मतलब फ्रेम में भरे पड़े हैं, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ओवर क्राउडिंग है इतनी, उसके अकॉर्डिंग आपकी लैब फैसिलिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम तो होगी। और ये सब टेक्निक ऐसी है ना कि थोड़ा लंबी वाली टेक्निक है, जहाँ पे थोड़ा अच्छे से सिखाया जाता है। देन ये एलाइजा से आपके सेटअप्स में पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन क्या है एलाइजा का। देन प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं एलाइजा में, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो स्टेप्स वाले पार्ट हैं। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ एलाइजा, एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एलाइजा। नाउ आपके ऑप्टोलॉजी इम्यूनो डिफ्यूज़न की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा कई लोगों को नया लग रहा होगा, बट ये मैं समझाऊंगा, इसके बाद आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये अगेन आपके सेटअप में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ऑक्टोलोनी डबल इम्यूनो डिफ्यूजन यूज टू स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन अगर। तो यहाँ पर अगर का यूज करके ना, अगेन हम एलाइजा में हम देख रहे थे वहाँ पे एंजाइम था, मतलब एंजाइम का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम अगर का यूज करके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको फिगर दिखाया जा सकता है, इस तरीके का ये लैब का फोटो है, एंड इस तरीके का आपको फिगर दिखाया जा सकता है। तो आपको ऑक्टोलोनी इम्यूनो डिफिशियंसी आइडेंटिफाई करना है
डिफिशियंसी नहीं, इम्यूनो डिफ्यूजन। सो प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम अगर का यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एलाइजा में हम एंजाइम का यूज़ कर रहे थे, सिमिलर चीज़ है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को हम वहाँ पर भी पढ़ रहे थे कि सब स्टेट अगर कलर में बदल रहा है तो आपको डिजीज है। सिमिलर यहाँ पर भी हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होने वाला है, बट यहाँ पर हम अगर का यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ एंटीजन एंटीबॉडी के स्टडी के लिए। सो प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी डिफ्यूज इन अगर जेल एंड फॉर्म में आपके प्रेसिपिटाइन लाइन एट द जोन ऑफ इक्विवेलेंस। तो इस तरीके से आप देखोगे, आपको ये आप लाइन देख रहे हो ना, ये एंटीजन एंटीबॉडी का ही एक इंटरेक्शन का आपको लाइन दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, तो ये ऑब्जर्व होती है बेसिकली। तो यहाँ पे लेबल डायग्राम है, आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है, जहाँ पर गोला 3 बना देना एंड एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड यहाँ पे एंटीबॉडी, ये रेड वाला एंटीबॉडी है। बाकी जब हम यहाँ पे एंटीजन 1 2 एंड एंटीबॉडी डालते हैं तो इस तरीके का कुछ पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है। देखो हमने लैब में जब किया था ना, तो हमें इस तरीके का पैटर्न बिल्कुल ऑब्जर्व हुआ था, तो ये फर्स्ट वाला से मैच करता है, यानी आइडेंटिकल है। एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्म इन ऑक्टोलोनी डबल डिफ्यूजन में आइडेंटिकल हमें ऑब्जर्व हुआ था, वो भी ओवर नाइट हम रखते हैं तब जाके ये सेटल डाउन होते हैं। तो फिर अगेन आप सेकंड वाले ए में देखोगे, मतलब इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे स्लाइड से तीनों है, तो यहाँ पे एंटीजन 1 2 एंड एंटीबॉडी लिखोगे और कुछ इस तरीके से लाइन बना दोगे और इस तरीके से लाइन बना दोगे, तो इसमें ये क्या दिखा रहा है कि पार्शियली आइडेंटिकल है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी में काइंड ऑफ पार्शियली थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते एंटीजन एंटीबॉडी। फिर ये एक दूसरे से अलग है, आपकी एंटीजन एंटीबॉडी नॉन आइडेंटिकल है, तो इस तरीके से आपका सिंबल है यहाँ पे। सो कमेंट्स में आप लिख सकते हो कि बेस्ड ऑन पैसिव डिफ्यूजन होती है यहाँ पे, कोई भी मतलब विदाउट एनर्जी का होता है यहाँ पे, यूज टू कंपेयर एंटीजन सिमिलैरिटी। तो एंटीजन की यहाँ पे सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की सिमिलैरिटी को, तो यहाँ पे सिमिलर है तो आपको कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जर्व होगा, आपको सिंबल अगर इस तरीके से हो रहा है तो पार्शियली आइडेंटिकल है, इस तरीके से नॉन सिमिलर है एंटीजन एंटीबॉडी। सो फॉर्म होती है विजिबल प्रेसिपिटाइन बैंड्स की तरह, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल विजिबल है। किस तरीके से परफॉर्म की जाती है अभी के लिए मत सोचो, क्योंकि ये आपके सेटअप में आएगा, करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। शो आइडेंटिटी एंड पैराइटल आइडेंटिटी और नॉन आइडेंटिटी, तो 3 तरीके के आपको यहाँ पे बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं। Antibody, the antibody in the antiserum react with the both antigen, resulting in the continuous line of participate. The antibody can't distinguish the two antigen and the two antigens are immunological identical, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो यहाँ पे अगर पहले डालते हैं एक स्लाइड पे, फिर वो जम जाती है ना मोम की तरह, तो फिर उसमें ना हम पैटर्न बना देते हैं, मतलब एक कागज लेते हैं एंड कागज पे फिर इस तरीके से 3 छेद करके इस तरीके से फिर इसको उस अगर पे रख के और कुछ मतलब ए से हम खुरेद देते हैं ताकि 3 वेल बन जाए, एंड इसी वेल में फिर हम एंटीजन 1 एंटीजन 2 और यहाँ पे एंटीबॉडी जो सीरम है उसे हम लोड कर देते हैं एंड फिर ओवरनाइट हम छोड़ देते हैं, तो काइंड ऑफ इंटरेक्शन अगर करती है इस तरीके के बैंड के अकॉर्डिंग, आपका आइडेंटिकल, पार्शियल आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल आती है। सो कुछ वाइवा क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इंडिकेट द पॉजिटिव रिएक्शन अगर होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटाइन लाइन आपको मिलेगी इस तरीके से। व्हाट इज अ जोन ऑफ इक्विवेलेंस, तो ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी फॉर प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज ऑक्टोलोनी इम्यूनोडिफिशियंसी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इवन वाइवा में भी। तो आपको बताना है कि ऑक्टोलोनी इम्यूनोडिफ्यूजन इज अ क्वालिटेटिव इम्यूनोलॉजी, क्वालिटेटिव है, यानी यहाँ ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि आपको मतलब आप कोई डिजीज से अफेक्टेड हो तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना। क्वालिटेटिव इम्यूनोलॉजिकल है, जबकि एलाइजा में ऐसा नहीं था, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के थे। टेक्निक यूज टू स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन सेमी सॉलिड मीडियम सच एज अगर एंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिफरेंट एंटीजन बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटाइन लाइन फॉर्म्ड होती है यहाँ पे। तो बेसिकली हम ये एक क्वालिटेटिव मेथड टेक्निक है जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं इन अ सेमी सॉलिड मीडियम सच एज अगर एंड इट हेल्प टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन अ डिफरेंट एंटीजन बेस्ड ऑन पैटर्न, यानी जो डिफरेंट हमने एंटीजन लोड किया था वेल्स में, तो उसके पैटर्न को ये आइडेंटिफाई करती है
पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटाइन लाइन जो फॉर्म्ड होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी है, आइडेंटिकल, पार्शियल एंड आपके नॉन आइडेंटिकल। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड, दिस मेथड। तो टेक्निक जो है वो आपके बेस्ड होती है पैसिव डिफ्यूजन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पे थ्रू अगर जेल। when they meet at optimal concentration they form a visible, तो एक optimal concentration चाहिए to form a visible precipitate line। they form a visible precipitate line, this line indicates a specific antigen and antibody interaction को ये दिखाती है। देन यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करती है डिफ्यूजन एंड प्रेसिपिटेशन। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं? फैक्टर इंक्लूड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, टेम्परेचर लाइक पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ अगर कंसंट्रेशन हो गया, ऑप्टिमल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्लियर प्रेसिपिटाइन लाइन फॉर्मेशन के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं आपके डिफ्यूजन एंड प्रेसिपिटेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक? क्या एप्लीकेशन है ये पूछेंगे आपसे। सो इट यूज्ड फॉर एंटीजन आइडेंटिफिकेशन एंड कंपेरिजन ऑफ एंटीजन सिमिलैरिटी। तो एक तो यहाँ पे एंटीजन आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया, एंटीजन सिमिलैरिटीज कंपेयर करने के लिए, एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन ए सीरम। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च एंड टीचिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ आपका दूसरा सेटअप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हट मीडियम। तो हट अगेन सेटअप में ही आपका पूछा जा सकता है रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूजिंग अ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, यानी हट जो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी विद हट मीडियम। तो ये आपका प्रिंसिपल है जहाँ पर फ्यूजन ऑफ बी लिम्फोसाइड विथ माइलोमा सेल, यानी आप ये समझो कि दो सेल फ्यूज होके एक फॉर्म कर दिया हाइब्रिडोमा सेल विच आर सेलेक्टेड इन अ हट मीडियम, जो कि एक कोई मीडियम है उसमें सेलेक्ट की जाती है ये आपके हाइब्रिडोमा सेल। आगे और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाया जा सकता है सेटअप में, जहाँ पे 20 सेल्स एंड ये आपके माइलोमा सेल दोनों मिलके आपको हाइब्रिडोमा सेल्स बना रहे हैं। ये हाइब्रिडोमा सेल्स आप देख रहे हो एंड ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के फॉर्मेशन करती है हाइब्रिडोमा सेल। तो कमेंट में आप लिखोगे कि प्रोड्यूस करती है आइडेंटिकल आपके एंटीबॉडी बॉडीज को अगेंस्ट अ सिंगल एंटीजन। तो कुछ सिंगल एंटीजन है एंड उसके अगेंस्ट में मल्टीपल आपके आइडेंटिकल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है आपकी हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिडोमा सेल जो होती है इमोर्टल होती है, यानी ये डिवाइड करती जाती है एंड हट मीडियम सेलेक्ट करती है ओनली फोकस्ड सेल को एंड यूज्ड इन थेरेपी एंड डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ हट मीडियम। तो सेलेक्ट करते हैं हाइब्रिडोमा। ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम सिर्फ सिलेक्शन का काम करती है आपके हाइब्रिडोमा से। एंड हाइब्रिडोमा सेल कैसे बनती है मैंने बताया कि जैसे कोई माउस है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपने एंटीजन इसको लगाया, तो एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होती है, तो ये माउस का इम्यून जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो एंटीबॉडी आपका यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, तो इससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो भी इसके स्प्लीन वगैरह से बी सेल माइलोमा सेल दोनों मिला के हाइब्रिडोमा हम सेल बना लेंगे। एंड जो हाइब्रिडोमा सेल्स है वो आपके एक पर्टिकुलर उससे एंटीजन के खिलाफ आइडेंटिकल एंटीबॉडी बना सकती है। एंड हट मीडियम जो है वो सेलेक्ट करती है हाइब्रिडोमा सेल को एंड इलिमिनेट करती है जो फ्यूज्ड सेल है उसको। व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल क्लोन स्पेसिफिक टू वन एंटीजन, यानी कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन है उसके लिए स्पेसिफिकली ये प्रोड्यूस करती है आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? ये आप खुद पढ़ लेना एक बार, या फिर मैं रीड आउट कर देता हूँ कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आइडेंटिकल एंटीबॉडीज को कहते हैं, प्रोड्यूस बाय ए सिंगल क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक फॉर टू अ सिंगल एपिटोप ऑफ एन एंटीजन। इंश्योर करना कि हाई स्पेसिफिसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी हो। एक्सप्लेन करो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है फ्यूजन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग अ बी सेल विद इमोर्टल माइलोमा सेल एंड फ्यूज करके ये हाइब्रिडोमास बनाते हैं, कंबाइन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। एंड जो हाइब्रिडोमा सेल जो बनी है बी सेल एंड माइलोमा सेल मिलकर, तो ये हाइब्रिडोमा सेल क्या करती है कि इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये प्रोड्यूस कर सके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को एंड डिवाइड करती है इनडिफाइनेटली, यानी इमोर्टल सेल है ये। दे सेल्स आर कल्चर टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, तो ये सेल्स है ना हम काफी सारे मतलब आइडेंटिकल एंटीबॉडीज बना सकते हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ मीडियम? तो मीडियम जो है वो सिलेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स को। अमीनोटेरिन ब्लॉक्स द नोवो डीएनए सिंथेसिस पाथवे फोर्सिंग द सेल टू यूज अ
salvage pathway. Only a fused hybrid cells surviving. They possess the necessary enzyme with a unfused myeloma cell जो होती है वो डाई कर जाती है। तो ये करती है आपकी हट मीडियम। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल, ये काफ़ी एप्लीकेशन हमेशा याद आती है, मतलब पूछी जाती है जितने भी टेक्निक्स आप पढ़ रहे हो, चाहे एलाइजा हो, ऑक्टोलोनी हो, या फिर ये हो, तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन पूछेंगे ही पूछेंगे। सो दे आर यूज्ड इन डिजीज डायग्नोस्टिक। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है लाइक कैंसर मार्कर्स, टारगेटेड थेरेपी कर सकते हैं, कैंसर इम्यूनोथेरेपी एंड वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं लेबोरेटरी रिसर्च में। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? तो दे आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर होते हैं, कैन बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटीज एंड प्रोवाइड अ कांस्टेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। अब आते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि ये एक यूज करते हैं, यूज फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड दे रिएक्ट विद एंटीबॉडीज टू फॉर्म ए प्रेसिपिटाइन आर्क्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले हमने प्रोटीन को सेपरेट किया, फिर उस प्रोटीन को हम एंटीबॉडी से रिएक्ट कराते हैं, और इस तरीके का आपको कुछ यहाँ पे प्रेसिपिटाइन आर्क आपको दिखेगा, मतलब रॉकेट टाइप का काइंड ऑफ ऊपर। तो कंबाइंस इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो डिफ्यूजन यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे दोनों तरीके का प्रोसेस यूज हो रही है, कंबाइंड फॉर्म यूज हो रहा है। यूज्ड फॉर सीरम प्रोटीन एनालिसिस एंड प्रोड्यूस करना कैरेक्टरिस्टिक आर्क एंड हेल्प करती है डिटेक्ट एबनॉर्मल प्रोटीन्स को। तो आफ्टर व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो प्रेसिपिटाइन आर्क यहाँ पे फॉर्म होती है। व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन? एनालिसिस ऑफ सीरम प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालिटिक टेक्निक होती है जो कि यूज करते हैं सेपरेट एंड आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन बेस्ड ऑन दियर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज कॉमनली यूज फॉर सीरम प्रोटीन एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर डिस्क्राइब करना है इसके प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले सैंपल इन अ प्लेस, वेल में हम जो आपका प्रोटीन है, तो यहाँ पे अगर जेल में एंड सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी प्रोटीन को पहले हम सेपरेट करेंगे। आफ्टर सेपरेशन ए टफ इज कट पैरेलल टू द सेपरेशन लाइन एंड एंटीबॉडीज को यहाँ पे ऐड करते हैं, डिफ्यूजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटाइन आर्क विच आर एनालाइज्ड। तो यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया एंड यहाँ पे हम एंटीबॉडीज को ऐड करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको प्रेसिपिटाइन आर्क आपको फॉर्म होती हुई दिखेगी। नाउ एप्लीकेशन क्या है? तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स, डायग्नोसिस ऑफ इम्यून डिसऑर्डर, एनालिसिस ऑफ सीरम प्रोटीन कंपोजिशन। नाउ एफएसीएस फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल शॉर्टनिंग, ये इस तरीके का आपको फिगर दिखाया जा सकता है। तो आपको देखते हैं आइडेंटिफाई कर लेना है कि एफएसीएस है, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल शॉर्टिंग है, यानी ये आपको प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो सेल्स जो है वो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी पासिस थ्रू है, लेजर बीम से अगर पास होती है, इमीडिएट फ्लोरोसेंस इज डिटेक्टेड एंड यूजर फॉर शॉर्टनिंग। तो यहाँ पे जब हम जो सैंपल है उसे पास कराते हैं एक लेजर से, तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो ग्लो करती है एंड अकॉर्डिंग टू आपके ग्लो करेगी, तो ये फिर सेपरेट उसके अकॉर्डिंग सेल शॉर्टनिंग होती है। तो ये बेस्ड ऑन फ्लो साइटोमेट्री होती है, हाईली स्पेसिफिक एंड रैपिड टेक्निक्स है, शॉर्ट सेल बेस्ड ऑन सरफेस मार्कर्स पे ये बेस्ड होती है एंड वाइडली यूज्ड इन इम्यूनोलॉजिकल कैंसर स्टडीज के लिए यूज की जाती है। तो व्हाट इज एफएसीएस? तो एफएसीएस एडवांस फॉर्म ऑफ फ्लो साइटोमेट्री यूज्ड टू एनालाइज एंड सॉर्ट सेल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, पर्टिकुलरली फ्लोरोसेंस का यूज कर रहे हैं एंड एक्सप्लेन करना यहाँ पे प्रिंसिपल को, डिस्क्राइब करना वर्किंग ऑफ एफएससी। सेल सस्पेंशन इज इंजेक्टेड इनटू द इंस्ट्रूमेंट and where the cell pass a single file through a laser beam and detected capture the scattered and emitted light signals based on fluorescence cells are given a charged, तो उस हिसाब से चार्ज दे दिया जाता है वो मॉलिक्यूल को एंड डिफ्लेक्टेड इनटू अ सेपरेट कलेक्शन ट्यूब्स, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी है चार्जेस के अकॉर्डिंग वो कलेक्शन ट्यूब में सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे चार्ज, तो इससे वो क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव दे देंगे, जो रेड वाले हैं ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे, तो इससे ये अटैच होकर फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो एडवांटेज क्या है आपका, या फिर एप्लीकेशन आप देख लो कि एप्लीकेशन रिसर्च, कैंसर रिसर्च फॉर ट्यूमर एनालिसिस एंड इन स्टेम सेल रिसर्च फॉर सेल शॉर्टनिंग के लिए यूज होती है। नाउ एडवांटेज पर सेकेंड प्रोवाइड हाई स्पेसिफिसिटी एंड इनेबल करती है स्टिमुलेशन मल्टीपल पैरामीटर एनालिसिस। RIA क्या है? रेडियो इम्यूनो एसाई को कहते हैं। तो ये यूज टू डिटेक्ट एंटीजन
यूजिंग ए रेडियो एक्टिव लेबलिंग का यूज़ करते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कम्पिटेटिव बाइंडिंग बिटवीन ए लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन फॉर एंटीबॉडी साइट्स के लिए। तो इस तरीके का आपको कुछ दिखेगा ये फिगर तो आ रही है, आपको पहचानना है एंड बाकी कमेंट लिख देना है कि एक्सट्रीम सेंसिटिव टेक्निक्स होती है। यूज़ करते हैं यहाँ पे रेडियो आइसोटॉप्स को, जैसे I-125 एंड मेजर करते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन। नाउ लार्जली रिप्लेस्ड बाय एलाइजा वाले जो मेथड है, नाउ लार्जली रिप्लेस्ड बाय एलाइजा। तो एलाइजा से ये जो मेथड आ रहा है का उसे रिप्लेस कर दिया गया है। तो आ रहा है ये यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ एंटीजन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेवलिंग, क्योंकि रेडियो एक्टिव थोड़ा सा ये है ना, हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। तो प्रिंसिपल क्या है, बाइंडिंग ऑफ कम्पिटेटिव बाइंडिंग होती है बिटवीन ए लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन। आयोडीन 125 यहाँ पे आइसोटोप का यूज किया जाता है बेस्ड ऑन आ रहा है ये हाईली सेंसिटिव है। क्यों, तो बिकॉज रेडियो एक्टिव सिग्नल्स कैन डिटेक्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेती है। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ आ रही है, तो ये हैजार्ड वाले है, मैंने बताया कि क्योंकि रेडियो एक्टिव और डिस्पोजल वाला थोड़ा इशू होती है, इसलिए एलाइजा वाले टेक्निक पे लोग स्विच कर गए। नाउ स्पोर्टिंग वाला पार्ट आ गया जो कि आपके माइक्रोस्कोप में लगे होते हैं। तो सबसे पहले स्प्लीन जो है वो आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होती है, इन्वॉल्व होती है आपके ब्लड फिल्ट्रेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स में। इस तरीके का आपका ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में आपका ये थोड़ा लेफ्ट साइड के किडनी मतलब इंटेस्टाइन किडनी के ऊपर थोड़ा सा स्प्लीन दिखता है एंड ये आपका दिखेगा माइक्रोस्कोप में इस तरीके का स्प्लीन। और ये डायग्राम आप बना के आओगे विथ लेवलिंग। स्पोर्ट में बेसिकली आपको तीन ही चीज करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये में माइक्रोस्कोप में देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्प्लीन है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, रेफरी डायग्राम, एंड देन कमेंट्स या फीचर्स लिखने हैं। तो स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होती है, लोकेटेड ऑन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी, कवर्ड विद फाइब्रस कैप्सूल होती है, इनवर्ड एक्सटेंशन कॉल्ड ट्रेबेलिकुलाई कहते हैं इसे। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन होते हैं, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये व्हाइट वाला पल्प है, रेड पल्प है, एंड इनके लिम्फेटिक टिश्यू सराउंडिंग सेंट्रल आर्टरीज इन्वॉल्व इन इम्यून फंक्शन में व्हाइट पल्प जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। रेड पल्प जो है वो कंटेन करती है साइनोसॉइड एंड आरबीसी को, इन्वॉल्व करती है आपके ब्लड फिल्ट्रेशन में, प्ले ए रोल इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी। आरबीसी जो होती है 120 दिन का होता है एंड जो ओल्ड आरबीसी है उन्हें वो कहने के डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड रिसाइकलिंग ऑफ आयरन एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ ब्लड, एंड स्प्लीन जो है वो रिजर्वायर ऑफ ब्लड होती है एंड प्रोड्यूस करती है लिम्फोसाइट्स को। नाउ सेकंड स्पॉट है आपका थाइमस, एंड थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टी लिम्फोसाइट मैचुरेशन के लिए। ये आपका स्लाइड वाला पिक्चर है थाइमस का, आई होप इसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एंड थाइमस की बात करें तो थाइमस कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा इस जगह पे, एंड ये आपको फिगर है जो कि बना के आना है। बाकी कमेंट्स की बात करते हैं तो थाइमस बाइलोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड ऑन है थोरैक्सिक कैविटी अबव द हार्ट होती है, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल डिवाइडेड इट इनटू लोब्स, एंड ईच लोब जो है वो कॉर्टेक्स डार्क स्टेन्ड आउटर रीजन इज इमेच्योर टी लिम्फोसाइट, एंड मेडुला जो होती है वो लाइटर होती है, इनर रीजन होती है एंड कंटेन करती है मैच्योर टी सेल। प्रेजेंस ऑफ हेसेल्स कार्बोसेल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है आपकी, एंड इट इज अ मोस्ट एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग ए चाइल्ड अंडरगो इन एवोल्यूशन, श्रिंकेज हो जाती है विथ एज। नाउ लिम्फो नोड जो कि लास्ट स्पोर्ट आपका है, जो कि माइक्रोस्कोप में स्लाइड के तौर पे आपको दिखाया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन। ये अगेन आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, फिल्ट्रेशन में काम आती है, लिम्फ ऑफ लिम्फ एंड इम्यून रिस्पॉन्स में। ये आपका माइक्रोस्कोपिक फिगर है, माइक्रोस्कोप में इस तरीके से दिखेगा। ये फिगर आपको बना के आना है एग्जाम में रफली। एंड इसके फीचर्स की बात करते हैं तो लिम्फ नोड जो है वो स्मॉल एंड बिन शेप्ड स्ट्रक्चर है, लोकेटेड अलॉन्ग लिम्फेटिक वेसल होती है, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से कनेक्टेड होती है, इंटरनली डिवाइडेड इनटू दो आपके पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स जो कि कंटेन करती है लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो रिच होती है बी सेल में, मेडुला जो है वो कंटेन करती है आपकी मेडुलरी कोड्स साइनेसिस, एंड लिम्फ इंटर थ्रू अफेरेंट वेसिकल एंड लीव इफरेंट वेसिकल से आपका जो लिम्फ है वो लीव करती है। नाउ फंक्शन इन फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ एंड एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होती है, या ये बेसिकली आपका फंक्शन। एलाइजा को भी सिमिलरली स्पॉट में पूछा जा सकता है। स्पॉट में अगर पूछते हैं तो मैंने बता दिया कि ऑलरेडी आपको डायग्राम बना देने हैं ये, एंड एलाइजा के बारे में लिख देना। एलाइजा के जैसे कुछ टाइप्स भी होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, कंपेटिव एलाइजा, तो ये सब आपको इन डिटेल नहीं पूछेंगे तो जरूरत है ही नहीं।
बाकी एफएससी फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड, ये भी आपको स्पॉट में पूछ सकते हैं, तो कमेंट आप लिख सकते हैं। एफएससी जो होती है बेस्ड ऑन फ्लो साइटोमेट्री प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। फ्लोरोसेंट लेबल एंटीबॉडी, क्या सेल्स आर टैग्ड विद फ्लोरोसेंट लेबल एंटीबॉडी व्हेन द सेल पास थ्रू द लेजर बीम दे इमिट करती है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में इसकी लाइट इमिट करना। डिटेक्टर जो है वो मेजर करती है फॉरवर्ड स्कैटर्ड एंड साइड स्कैटर जो होते हैं वो ग्रैनुलेटेड को मेजर करती है। सेल्स आर सॉर्टेड इनटू डिफरेंट पॉपुलेशन यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन एंड इम्यूनो यूज होते हैं। ये आपके कैंसर रिसर्च, स्टेम सेल स्टडीज है। सेल काउंटिंग्स में ये कुछ आपके टेक्निक्स वाले में ही आ गए, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट के लिए मैंने बताया था कि वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए। एलाइजा, एलाइजा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फेज में परफॉर्म होती है, उससे पहले प्रोटीन वगैरह की भी हम ये करते हैं डिटेक्शन। देन फीचर इसके बात करें तो कुछ फीचर है यहाँ पे। देन हिमेटोपोइसिस, ये मैंने बताया था कि ये आपको फ्लो चार्ट के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम ए हेमेटोपोइटिक सेल डिवीजन। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले ड्रॉ करना है आपको फ्लो चार्ट। हेमेटोपोइटिक सेल्स दो मेन लीनिएज होते हैं आपके, माइलिनॉइड लीनिएज एंड लिम्फोइड। तो माइलिनॉइड, ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, कॉमन माइलिनॉइड एंड लिम्फोइड। तो ये आपके जो माइलिनॉइड है उसमें आरबीसी, माइलोब्लास्ट एंड प्लेटिलेट्स होते हैं, एंड आपके लिम्फोइड में, लिम्फोइड ब्लास्ट में बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल। बी सेल अगेन आपका प्लाज्मा सेल बनाती है, एंड माइलिनॉइड में आपके मोनो, ये डब्ल्यू वाले पाठक है, मोनोसाइट बेसोफिल, इओसिन न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट मैक्रोफाइल। एंड इसके कुछ फीचर्स यहाँ हैं, एंड इसके साथ ही आपका एक और बचता है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स शोइंग ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन। तो इम्यून रिस्पॉन्स तब हमारी बॉडी देती है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में चली जाती है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, एंड इस तरीके से फाइगोसाइटिस ऑफ पैथोजन होती है, इंगल्फ कर लेती है हमारी सेल। एंड ये कुछ दो यहाँ पे आपको पाथवे मिलते हैं, ह्यूमोरल ह्यूमैनिटी एंड सेल मेडिएटेड ह्यूमैनिटी। तो ये कुछ इसका फिगर है, एंड बाकी फीचर्स है जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स इज डिवाइडेड इनटू इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, हैज अ मेमोरी होती है, इन्वॉल्व इन आपके बिटवीन बी टी सेल होते हैं, एंटीबॉडी प्ले की रोल इन न्यूट्रलाइजिंग पैथोजन। एंड मेमोरी सेल जो होती है वो फास्टर होती है ऑन री रिस्पॉन्स। अगर वापस से मान लो चिकन पॉक्स है, तो शुरुआत में चिकन पॉक्स आपको हुआ तो आपके बॉडी ने उसको देख लिया कि ये पैथोजन है, तो अगेन वापस से वो पैथोजन अटैक करता है, तो ये काफ़ी फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देती है। तो इसके साथ ही जो ये पूरा आपका सिलेबस है जूलॉजी प्रैक्टिकल का वो खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड मैंने बता दिया कि 1 डे बिफोर आप ये पीडीएफ ले सकते हो या पहले भी ले सकते हो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लिखना होगा कि सेमेस्टर 6 जूलॉजी प्रैक्टिकल का पीडीएफ मुझे चाहिए, एंड जो भी प्राइजेस है वो आप मुझे पेड कर देना, एंड बाई ईमेल में आपको ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा सिंपली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यही था आपका। केमिस्ट्री के लिए भी किसी ने कहा था कि वीडियो आप बना दो, बट केमिस्ट्री में मोस्टली फ़ोन वगैरह अलाउड होते ही हैं, तो क्या ही उस पर सेपरेट वीडियो बनाया जाए। तो ये आपका गाइडलाइन था, एंड ये आपका सिलेबस। थैंक यू।